गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन बायोलॉजी की पहली क्लास लेंगे और बायोलॉजी की पहली क्लास में अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। और लेसन नंबर 8 में अपन जानेंगे आज महत्वपूर्ण फलों के रोग, लक्षण और उनकी रोकथाम की उपाय क्या है। तो आइए अपन एक एक करके जो 8वां लेसन है, इसके अंदर टोटल 3 फल वृक्षों के रोगों के बारे में बताया गया है। पहला है नींबू का कैंकर रोग, दूसरा है अमरूद का मलानी रोग और तीसरा है बेर का छाछा रोग। ठीक है, तो एक एक करके अपन तीनों रोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे नींबू के कैंकर रोग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं नींबू का कैंकर रोग। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करें नींबू के कैंकर रोग की। नींबू का कैंकर रोग, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि जो नींबू का जो कैंकर रोग है, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इसका प्रकोप सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है। साथ ही साथ अपन यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इस रोग को किस किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ अपन सबसे पहले अपन बात करें इसके अन्य नाम की। अगर अपन बात करें तो अन्य नाम जो है इसके क्या क्या है। अन्य नाम की बात अगर अपन करें तो भारत में इसको बोलते हैं नींबू का नासूर। क्या बोलते हैं? नींबू का नासूर रोग इसको बोलते हैं। इसके अलावा नींबू का कैंसर, क्या नींबू का कैंसर रोग भी इसे कहा जाता है। तो ये दोनों हो गए इसके क्या, इसके अन्य नाम हो गए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये जितने भी नींबू के होने वाले जो रोग हैं, इनके अंदर एक महत्वपूर्ण रोग है, सबसे ज्यादा प्रकोप इसका होता है, बहुत ज्यादा हानि इसके द्वारा होती है। तो इसलिए अपन इसको नींबू का क्या कहेंगे, नींबू का एक महत्वपूर्ण रोग अपन इसको कहेंगे, यानी कि यह नींबू का एक महत्वपूर्ण रोग है। अगर इसके प्रकोप की अगर अपन बात करें तो इसका जो प्रकोप है 2 देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वो कौन कौन से हैं? वो है एक भारत व चीन। कौन है? भारत और चीन में इस रोग का, है ना, इस रोग का जो प्रकोप है वो क्या होता है, वो सर्वाधिक होता है। कहाँ कहाँ होता है? भारत में और चीन में ये रोग है वो सर्वाधिक इसका प्रकोप है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ अगर अपन बात करें तो अब जो सबसे पहले अब बात करते हैं अपन रोग की उत्पत्ति के बारे में। रोग की उत्पत्ति यानी कि जो नींबू का कैंकर रोग है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। अगर उत्पत्ति के बारे में बात करें तो उत्पत्ति है, सबसे पहले इस रोग के जो लक्षण देखे गए थे या इस रोग को सबसे पहले जो देखा गया था वो देखा गया था कहाँ पर? एक तो भारत में और एक जावा में, यानी कि 2 देश है जहां सबसे पहले देखा गया था। जावा और भारत में इस रोग को देखा गया था। अर्थात अपन बात करते हैं उत्पत्ति, तो इसका उत्पत्ति है भारत व जावा। कहां पर है? भारत व जावा। चलिए यहाँ अपन बात करते हैं उत्पत्ति से संबंधित ही देखिएगा। तो उत्पत्ति की अगर अपन बात करते हैं तो उत्पत्ति क्या है, इस रोग की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करें। इस रोग की उत्पत्ति अगर भारत में अगर अपन बात करें तो यह रोग जो है भारत में क्या हुआ, भारत में 2 साइंटिस्ट थे। भारत में 2 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? भारत में फ्रासेट व जेनकिंस। कौन? जेनकिंस। इस नाम के 2 वैज्ञानिक थे। फ्रासेट व जेनकिंस ने कब खोज की इसकी? 1927 व 1931 के मध्य, 31 के मध्य किसके ऊपर की? देहरादून में। भारत में तो कहाँ हुई? देहरादून में जो कागजी नींबू है, किसके ऊपर? कागजी नींबू के जो पौधे हैं उनके ऊपर, कागजी नींबू पर इसके जो लक्षण है वो सबसे पहले देखे गए भारत में। कहां पर? फ्रासेट और जेनकिंस नामक वैज्ञानिकों ने 1927 व 1931 में देहरादून के अंदर
कागजी नींबू है उसके ऊपर इसके लक्षण देखे गए थे। अगर अपन बात करें जावा की, तो जावा के अंदर क्या हुआ कि जावा में 1842 व 1844, तब जावा में 1842 और 1844 में इस रोग के जो लक्षण दिखाई दिए थे वो दिए थे किस पर, सिट्रस ओरेंटिफोलिया पर। सिट्रस ओरेंटिफोलिया के जो पौधे हैं उनके ऊपर इसके जो लक्षण है वो सबसे पहले दिखाई दिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ अपन बात करते हैं, अगर ये अब रोग हो गया तो इस रोग को खत्म करने के लिए थोड़ा इसका उपचार किया। दो तरीके से कंट्रोल अपन करते हैं नींबू में। जब ये रोग हो जाते हैं, कोई भी रोग होता है तो हो जाते हैं, तो अपन दो तरीकों से अपन इसका कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? एक होता है इरिडिकेशन, एक होता है कंट्रोल। कंट्रोल में अपन क्या करते हैं, जो इस रोग को फैलाने वाला जो रोग कारक होता है उसकी संख्या को इतना कम कर देते हैं अपन दवाइयां डाल करके, इतना कम कर देते हैं कि जो अपनी फसल है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। और उन्मूलन में अपन क्या करते हैं, उन्मूलन में उस रोग को बिल्कुल जड़ सहित खत्म किया जाता है। ठीक। तो यहाँ अपन बात करते हैं इसके उन्मूलन की। ठीक है, अब ये रोग हो गया, फैल गया, इसके बारे में अपन को पता चल गया। ठीक है, तो अपन इसके जो उन्मूलन की जो घटना हुई, उन्मूलन के बारे में अगर अपन बात करें तो उन्मूलन सबसे पहले जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए के एक प्रांत है, यूएसए के प्रांत, कौन सा प्रांत? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया प्रांत में क्या किया गया था? यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में 1914 से 1931, कब? 1419 से 1431 के मध्य नींबू के कैंकर रोग का उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। ठीक है, उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद में एक फ्लोरिडा के अंदर भी उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया गया था, इरिडिकेशन चलाया गया था। और फ्लोरिडा के अंदर जो प्रोग्राम चलाया गया था फ्लोरिडा में, ये तो एक ऐतिहासिक घटना बन गया था पूरे विश्व में। ऐतिहासिक घटना कैसे बन गया था? क्योंकि जो फ्लोरिडा में जो उन्मूलन प्रोग्राम चलाया, इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया कि फ्लोरिडा में जितने भी सिट्रस के गार्डन थे, अरे फ्लोरिडा में उन्मूलन हेतु क्या किया, सिट्रस के जितने भी, नींबू के जितने भी उद्यान थे, यानी कि संपूर्ण उद्यानों को क्या कर दिया गया, संपूर्ण उद्यानों को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया गया था। अब सारे देश में, यानी पूरे फ्लोरिडा राज्य में जितने भी उद्यान थे नींबू के, उस सारे के सारे खत्म कर देना अपने आप में एक क्या था, अपने आप में एक हिस्टोरिकल था, एक ऐतिहासिक वो घटना बन गया। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अपन लक्षणों की। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर अपन लक्षणों की। इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं जो अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इस रोग के लक्षणों की अगर अपन बात करें तो इस रोग के जो लक्षण है वो पौधे के, एक बार ऐसे समझते हैं, फिर बोर्ड पर मैं लिखूंगा, फिर आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, कंटिन्यू जितना अपन पढ़ रहे हैं उसके नोट्स हैं वो आपको कंटिन्यू बनाना है और लगातार नोट्स बना करके एक नोटबुक अपन को तैयार कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, दूसरी चीज, नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी वो आएगी अपनी एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर में अपन जो पहला अध्याय है शुरुआत अपन एग्रीकल्चर में वहां से करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपनी कल आपको मिलेगी और प्रत्येक दिन आपको 3-3 क्लासें हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती जाएगी। ठीक है, चलिएगा, लक्षणों की अगर अपन बात करते हैं तो इस रोग के
इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे के सभी भागों पर अपन को दिखाई देते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, है ना, सभी भागों पर है इस रोग के जो लक्षण है वो क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। यानी इस रोग के जो लक्षण है वो क्या करते हैं, लक्षण पौधों के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। जितने भी भाग इसके जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, उन सब पर दिखाई देते हैं साहब। ठीक है, पहला लक्षण। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, जब लक्षण अपन को कहाँ दिखाई देंगे, पौधे की सभी भाग जो है उन पर अपन दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम जो लक्षण है इसके वो कहाँ दिखाई देते हैं, वो अपन को दिखाई देते हैं पत्तियों पर। और पत्तियों पर क्या होता है, जो इसकी पत्तियां हैं उन पर क्या हो जाता है, इसकी पत्तियां जो होगी इस तरीके की होगी, है ना, और इनकी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों पर क्या दिखाई देंगे, ऐसे गोल गोल जल सिक्त धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं। यानी कि प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में जो पत्तियां हैं, पत्तियों पर छोटे गोलाकार जल सिक्त धब्बे, जल सिक्त का मतलब है ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे वो पानी से भरे हुए, जैसे ओस की बूंद रखी हुई है वो पत्ती पर, ऐसे अपन को दिखाई देते हैं। इसलिए अपन इनको कहते हैं कि जल सिक्त धब्बे हैं वो अपन को दिखाई देते हैं, जल सिक्त धब्बे हैं वो दिखाई अपन को देते हैं, ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरे लक्षण की अगर अपन बात करें तो धीरे धीरे अब क्या होता है, ये जो छोटे गोलाकार जलसिक्त धब्बे थे ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पुराने पड़ते जाते हैं, और ये जो जलसिक्त धब्बे थे ये बाद में क्या होते हैं, छोटे से धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं, भूरे पड़ने लगते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, भूरे पड़कर आपकी जो पत्ती है उसकी सतह पर उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं, और उनके चारों तरफ पीले रंग की एक आभा मंडल अर्थात एक पीले रंग की रेखा दिखाई देती है। जैसे कि ये धब्बा है, ये जलसिक्त धब्बा था, अब ये जलसिक्त धब्बा है, ये तो क्या बन जाएगा, ये तो पीला पड़ जाएगा, सॉरी ये तो क्या पड़ जाएगा, ये तो पीला पड़ जाएगा और भूरे कलर का पड़ जाएगा। यानी ये धब्बा धब्बा तो पीला और भूरा कलर का पड़ने लग जाएगा, और ये भूरा कलर का पड़ेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके चारों तरफ जो पास की जो पत्ती होती है, ये पत्ती की सतह क्या पड़ती जाएगी, धीरे धीरे पीली पड़ती जाएगी, और धीरे 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 इसका जो जैसे कि आकार इतना था तो अब धीरे 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 इतना आकार, तब इतना सा पूरा हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 इसका आकार बढ़ता जाता है, और पूरी की पूरी पत्ती है वो खराब हो जाती है, पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, और पत्ती की सतह पर इसका जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो पत्ती की सतह पर क्या होगा, क्लोरोफिल है वो कम हो जाएगा, और क्लोरोफिल कम होने की वजह से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रॉब्लम होगी, और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रॉब्लम होगी तो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलने के कारण उनकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बढ़वार रुक जाएगी, और प्रकोप बहुत ज्यादा होने पर पौधे की जो शाखाएं है, टहनियां है वो कमजोर होकर गिर जाती है और पौधा आपका नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलेगा। तो तीसरा लक्षण क्या होगा, जैसे कि अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि प्रारंभ में तो क्या होता है, पत्तियों पर जो गोल छोटे धब्बे थे वो जलसिक्त धब्बे अपन को दिखाई देते हैं, और फिर तीसरे में होता है कि जो पत्तियों पर जो धब्बे थे, अरे पत्तियों पर उपस्थित धब्बे क्या करते हैं, पत्तियों पर उपस्थित धब्बे क्या करते हैं, प्रारंभ में क्या करते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फिर वो भूरे हो जाते हैं, और भूरे होने के बाद उनके चारों तरफ क्या होता है, उनके चारों तरफ उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं, दानों के समान होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होगा, जिनके चारों ओर
जिनके चारों ओर पीला आभा मंडल, क्या पीला आभा मंडल यानी कि एक पीले कलर की आपको रेखा सी दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, पीला मंडल, पीला आभा मंडल अपन उसे अपन कहते हैं, जो कि पीला मंडल वहां बन जाता है और वो आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, चलेगा। नेक्स्ट अगर अपन फोर्थ की अगर अपन बात करें तो पहले पे क्या हुआ था, पौधे के सभी भागों पर अपन को लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा लक्षण हुआ इसका कि सबसे पहले पत्ती की जो सतह है उन पर छोटे छोटे गोलाकार जल सिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, और फिर वो धब्बे हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बड़े बनते हैं और पीले बनते हैं, भूरे बनते हैं, और लास्ट में जो पत्ती की सतह है उस पर उभरे हुए दानों के समान अपन को दिखाई देते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है, एक पीला आभा मंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चौथे लक्षण की। चौथे लक्षण के क्या होते हैं कि जो प्रारंभ में जब इसके लक्षण आते हैं तो ये क्या करता है, प्रारंभ में पत्ती की जो सतह है, पत्ती की कौन सी सतह पर रहता है, प्रारंभ में जब कम मात्रा में होता है रोग, तो जो इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं, पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में जब रोग का प्रकोप बढ़ता जाता है, लेकिन बाद में पत्ती की निचली सतह पर भी दिखाई देते हैं। यानी कि क्या होता है, यानी कि ये चीज होती है कि प्रारंभ में जो पत्ती बनती है तो पत्ती की ऊपरी सतह पर, यानी कि ये पत्ती है और इस पत्ती की जब रोग कम होगा तो इस पत्ती की ऊपरी सतह पर अपन को आपको पीले और भूरे कलर के धब्बे नजर आने लगते हैं। लेकिन जब प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, रोग की तीव्रता बढ़ जाती है, उग्रता बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि इस सतह के साथ साथ में जो पत्ती की जो निचली सतह है तो इस सतह पर भी क्या हो जाते हैं, सेम ऐसे के ऐसे ही पीले उभरे हुए दानों के समान जो धब्बे होते हैं वो इधर भी दिखाई देने लगते हैं। अब दोनों तरफ पर जब धब्बे दिखाई देने लगते हैं तो पूरी की पूरी पत्ती है वो पीली पड़ जाती है और झड़ जाती है, और पौधे का प्रकाश संश्लेषण होना बंद हो जाता है। भोजन नहीं मिलने की वजह से पौधा धीरे धीरे मर्त हो जाता है, सूख जाता है, पौधा खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पांचवा लक्षण में अपन बात करेंगे। पांचवा लक्षण में अगर अपन बात करें तो इनके आकार की, इनकी धब्बों का अगर अपन आकार बात करें, जो धब्बे हैं इनके आकार की अगर अपन बात करें तो धब्बों का आकार 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक के इसके जो धब्बे हैं हो जाते हैं। ठीक है, चलेगा, ये हो गई इसके लक्षणों की बात। चलिए एक बार जल्दी से अपन रिव्यू कर लेते हैं लक्षणों का। सबसे पहले लक्षण है वो कहां पर दिखाई देते हैं, पौधे के सभी भागों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। प्रारंभ में पत्ती है उस पर छोटे गोलाकार जलसिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में क्या होते हैं वही धब्बे पीले भूरे और उभरे हुए दानों के समान बन जाते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होता है, पीला आभा मंडल होता है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में जब रोग की तीव्रता कम होती है, रोग कम फैलता है, तब तो पत्ती की ऊपरी सतह पर धब्बे दिखाई देते हैं, और उसके बाद में पत्ती की निचली सतह पर भी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। चलेगा, नेक्स्ट धब्बों के आकार की अपन बात करें तो सबसे छोटे से छोटा अगर धब्बा का अगर अपन आकार की बात करें तो वो 1 mm का होता है, और मैक्सिमम है वो 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक आकार के धब्बे इस पर दिखाई देने लग जाते हैं। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके रोग जनक की, रोग कारक की, किस रोग कारक के द्वारा या रोग जनक के द्वारा ये रोग फैलता है। चलिए यहां अगर अपन बात करें इसके रोग जनक की बात करेंगे अपन, रोग जनक। चलेगा, रोग जनक की अगर अपन बात करें तो ये जो रोग है सबसे पहले ये रोग है पहले तो होता किसके द्वारा है, वायरस के द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है या फिर जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये रोग है जीवाणु प्रकृति का है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है, और इस चीज का जो पता लगाया था वो लगाया था किसने, हसी नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन, हसी ने 1915 में, कब, हसी नामक वैज्ञानिक ने 1915 में क्या किया, इस रोग की, है ना,
इस रोग की जो जीवाणु प्रकृति है, कौन सी, इस रोग की जो जीवाणु प्रकृति है, यानी कि सबसे पहले हसी ने ही बताया था कि हसी ने 1915 में ही बताया था कि ये जो रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, यानी जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया था। किसने लगाया था? हसी ने लगाया था 1915 में। तो ये जो रोग है, इस रोग का जो नींबू का जो कैंकर रोग है, इसका जो रोग जनक है वो कौन होता है? वो होता है एक ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु। इस जीवाणु के द्वारा ये रोग नींबू के अंदर जो कैंकर रोग है वो होता है। ठीक, यहाँ ये जीवाणु जनक प्रकृति का किसने बताया? हसी ने बताया। कब बताया? 1915 में बताया। चलिएगा नेक्स्ट, अगर अपन इसके जीवाणु जनित जो रोग के द्वारा ये जो होता है, ये रोग होता है जीवाणु के द्वारा। अब यहाँ बात करें कि सबसे पहले ये जो रोग है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, पहले इस रोग का जो रोग जनक जो माना जाता था वो किसे माना जाता था? वो माना जाता था ज़ैंथोमोनास सिट्राई। कौन माना जाता था? स्टार्ट में, शुरू में माना जाता था ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु। इसको इसका रोग जनक माना जाता था। फिर इसके बाद में थोड़ा और वैज्ञानिकों ने खोज की, तो इसके बाद में उन्होंने इसका जो रोग जनक माना वो किसको माना? वो माना ज़ैंथोमोनास, यहां लिखता हूं मैं, ज़ैंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस ज़ैंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस है, इसे कैम्पस्ट्रिस है, ज़ैंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस को इसका नामक जीवाणु है, ये भी जीवाणु है, नामक जीवाणु को इसका ज़ैंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस जो जीवाणु है इसको इसका रोगजनक को माना। ठीक, इसके बाद अगर वर्तमान की अगर अपन बात करें, कब की? वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में जो ज़ैंथोमोनास, पूरा ऐसा कैसा आएगा? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई नामक जो जीवाणु है, इसे इसका क्या माना गया? इसका वर्तमान में इसका रोगजनक माना गया है। जो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई नामक जो जीवाणु है, इसकी अगर अपन बात करें, इसके आकार की अगर अपन बात करें तो जो जीवाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.5 से लेकर के 3 mm, ये होता है लंबा। यानी कि कितने जीवाणु होते हैं? 1.5 से लेकर के 3 mm तक ये लंबे होते हैं, और 0.5 से लेकर के 1.5 mm तक ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। यानी कि इनकी जीवाणु की जो चौड़ाई है वो क्या होगी? 0.5 से लेकर के 1.5 तक इसकी जो है चौड़ाई है वो होती है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया रोगजनक के बारे में। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो नींबू का कैंकर रोग है इसका जो रोगजनक है वो है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु। इसकी जीवाणु जनित प्रकृति का सबसे पहले जो पता लगाया था वो लगाया था हसी नामक वैज्ञानिक ने 1915 में। सबसे पहले इस रोग का, यानी कि नींबू का जो कैंकर रोग है, इसका सबसे पहले जो रोगजनक माना गया वो माना गया ज़ैंथोमोनास सिट्राई को, उसके बाद में माना गया ज़ैंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस को, और उसके बाद वर्तमान में माना गया है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु को इसका रोगजनक है वो माना गया है। चलिएगा नेक्स्ट, यहाँ अपन बात करते हैं नींबू कैंकर जो रोग है इसके रोग चक्र के बारे में, इसके बारे में रोग चक्र के बारे में बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब करके पूरी टीम का आप मोटिवेशन करिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है या कोई कमी आपको लग रही है तो आप बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, बताइए अपनी मनपसंद सब्जेक्ट और उसके वीडियो के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ अपन बात करेंगे रोग चक्र की। रोग चक्र यानी कि नींबू का जो कैंकर रोग है अगर एक उद्यान में हो गया तो ये बार बार कैसे फैलता जाएगा उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, रोग चक्र की अगर अपन बात करें तो रोग चक्र क्या होगा, नींबू का जो कैंकर रोग है यानी कि यह रोग कैसे फैलेगा। नींबू का जो कैंकर रोग है यह रोग किसके द्वारा फैलता है, इसका वितरण कैसे होएगा यानी कि फैलेगा कैसे ये। ठीक है, दूसरा इसका वितरण। चलिए अपन बात करते हैं इसके वितरण की। तो वितरण, रोग का जो वितरण हो रहा है, फैल रहा है, ये किस तरीके से ये रोग फैल रहा है। साथ ही साथ अगर स्वस्थ पौधों से, वितरण का मतलब हो गया स्वस्थ पौधों से, मतलब जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनसे स्वस्थ पौधों में ये कैसे फैल रहा है इसके बारे में अपन यहाँ जानेंगे। ठीक है, रोग चलिए यहाँ अपन बात करते हैं रोग चक्र के बारे में। और रोग चक्र कैसे होगा यानी कि ये रोग बार बार नींबू के अंदर कैसे फैलता जाएगा, यानी कि रोग की जो पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति की अपन बात करते हैं, पुनरावृत्ति व वितरण। तो इसका जो पुनरावृत्ति और वितरण है वो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो रोग है इसका पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार का होना और वितरण का मतलब है बहुत ज्यादा पौधों के अंदर फैलना। तो वो कैसे फैलेगा, देखिए ये क्या करता है, जैसे कि ये पौधा अपना, ठीक है, ये पौधा था, ठीक है, और ये इसकी पत्तियां हैं, शाखाएं इसमें है। ठीक है, चलिए ये कैसे होता है, जैसे कि माना है कि इस पत्ती पर ये रोग हो गया। ठीक है, अब ये पत्ती पर जब रोग की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, धब्बे इस पर ज्यादा बन जाएंगे तो ये क्या करेगी, ये पत्ती यहाँ से टूट करके अपनी जमीन पर आकर के गिर जाएगी। यहाँ आकर के ये पत्ती गिर गई और इस पर बहुत ज्यादा धब्बे हैं इस रोग में। तो ये क्या करेगा, इस अगर ये माना कि जाकर के इस टहनी के पास में गिर जाती है या तने के पास में गिर जाती है तो इस तने पर ये रोग फैलाएगी। साथ ही साथ अगर यहाँ कोई दूसरा स्वस्थ पौधा है तो इस पौधे के पास में ये हवा के माध्यम से ये पत्ती यहाँ से यहाँ आ गई तो ये क्या करेगी, इस रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पर आकर के ये इसके अंदर रोग फैला देगी। या फिर जैसे कि ऊपर से वर्षा हो रही है तो वर्षा के माध्यम से इस पर उपस्थित जो जीवाणु हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, पानी के साथ में धुल करके नीचे जमीन में आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पानी जो बह करके आया तो इसमें से इसके रोग है वो चले जाएंगे। अब इसमें जाएंगे कैसे, माना कि ये अपना जो तना है इस पर कोई कट लगा हुआ है छोटा सा, तो इस कट के माध्यम से यानी कि घाव के माध्यम से पौधे में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसके रंध्रों के माध्यम से चले जाते हैं। क्योंकि इस रोग का जो प्रकोप होगा, पुनरावृत्ति होगी, वो किस किस के द्वारा हो रही है, रोग का जो प्रकोप पुनरावृत्ति होती है वो होती है किसके द्वारा, जो पुरानी टहनियां हैं वो नीचे गिर जाती है उनके द्वारा, यानी कि अवशेषों के द्वारा, अवशेषों के द्वारा। इसके अलावा जो वर्षा है, वर्षा के द्वारा, वर्षा के बाद में अपन बात कर सकते हैं सिंचाई से भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएगा, हवा के द्वारा, हवा से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएगा। ठीक है, कीटों के द्वारा, जो नींबू में जो पर्ण सुरंगक कीट होते हैं, कौन से, पर्ण सुरंगक, पर्ण सुरंगक कीट, इनके द्वारा भी क्या करते हैं, इनके द्वारा भी जो है एक रोगग्रस्त पौधे से ये स्वस्थ पौधों में ये रोग है वहां पर चले जाएगा और जाकर के उस पौधे को क्या बना देगा, रोगी बना देगा। तो इस तरीके से इसका जो रोग चक्र वो क्या होता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, स्टार्ट में नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं
तो यहाँ पर जो रोग है वो किस तरीके से जाएगा, यानी कि यहाँ से गया, इसके माध्यम से चले जाएगा, हवा के माध्यम से जा सकता है, वर्षा के माध्यम से जा सकता है, सिंचाई के माध्यम से जा सकता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, जो वातरंध्र यानी कि जो पत्तियों पर बारीक बारीक छिद्र से पाए जाते हैं, उन वातरंध्रों के माध्यम से ये इसमें चले जाएगा, या फिर जो घाव है उसके द्वारा ये पौधे में प्रवेश करके क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और अपनी संख्या को बढ़ा करके उस पौधे को रोगग्रस्त बना देगा, जिससे पौधा है वो खत्म हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, इस रोग के रोग चक्र को फैलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा क्या होगा, कौन से स्थानों पर ये होगा, ऐसे जो स्थान है, जो नम स्थान है, जहां पर नमी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उस नमी के द्वारा भी ये रोग क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि अधिक आर्द्रता व 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अगर वहां आपके उद्यान में है, तो ये तापक्रम क्या करेगा, ये तापक्रम है इस जेंथोमोनास जो एक्सोनोपोडिस जो पैथावार सिट्रा नामक जो जीवाणु है, उस जीवाणु के ग्रो करने के लिए, बढ़वार करने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सुटेबल उच्चतम उपयुक्त टेम्परेचर है। और इस उपयुक्त टेम्परेचर में जैसे उसको उपयुक्त टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाएगा और ज्यादा से ज्यादा पौधों में वो क्या कर देगा, रोग फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके प्रबंधन की अगर अपन बात करें, चलिए प्रबंधन की अगर अपन बात करें, नींबू के कैंकर रोग के प्रबंधन की, तो प्रबंधन है वो 3 तरीके से अपन प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन में अपन क्या क्या करते हैं देखिएगा, प्रबंधन, चलिए नींबू का जो कैंकर रोग है इसका जो प्रबंधन अपन करते हैं वो 3 तरीके से अपन इसका प्रबंधन करते हैं। पहला नंबर एक अपन करते हैं सस्य प्रबंधन। कौन सा प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन अपन करते हैं। और सस्य प्रबंधन में अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं उनके संक्रमित जो भाग है, यानी कि जैसे कि अपना जो फल वृक्ष है, तो वो फल वृक्ष में जिस भाग पर, जैसे कि यहाँ अपन एक डायग्राम के द्वारा अपन समझते हैं, जैसे कि ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, ठीक है, और इन सभी शाखाओं पर ये पत्तियां आ रही है, ठीक है, इस तरीके से ये है। और माना कि इस शाखा की जितनी भी पत्तियां हैं इन सब पर धब्बे ही धब्बे आ गए हैं, आपका जो कैंकर रोग है उसका प्रकोप हो गया, बाकी किसी पर भी प्रकोप नहीं है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जो पौधे हैं, जो फल वृक्ष के जो पौधे हैं, उन पौधों के संक्रमित जो भाग हैं, कौन, संक्रमित जो भाग है, यानी कि संक्रमित भागों को अपन क्या करेंगे, संक्रमित भागों को अपन यहाँ से काट देंगे और काट करके कहीं दूर ले जा करके अपन इनको जला देंगे। ठीक है, ये काम अपन को कर देना चाहिए, यानी कि संक्रमित भागों की अपन को क्या कर देना है, कटाई छटाई अपन को कर देनी। कटाई छटाई करके जो कटे हुए भाग हैं, जैसे कि अपनी ये शाखा थी, अपन ने यहाँ से इस शाखा को काट दिया, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो कटा हुआ भाग इसका था, इस पर अपन क्या करेंगे, कटाई छटाई करके 1% ब्रोडो मिश्रण अपन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्रोडो मिश्रण अपन बनाएंगे, और ब्रोडो मिश्रण बना करके ब्रोडो मिश्रण का छिड़काव अपन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे अपन, ब्रोडो मिश्रण का छिड़काव कर देना चाहिए। समझ में आया बात, क्या करेंगे अपन, जिस पौधे के जिस भाग पर या जिस शाखा पर रोग का प्रकोप हो रहा है, तो उन सभी शाखाओं को अपन काट देंगे। काट करके जो कटे हुए भाग हैं उनके ऊपर अपन 1% ब्रोडो मिश्रण का घोल बनाएंगे। घोल बना करके इनका अपन छिड़काव कर देंगे, ताकि इन कटे हुए भागों के द्वारा कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ भी इसके अंदर, पौधे के अंदर नहीं जाते। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो कटे हुए भाग हैं, जैसे यहाँ से अपन ने काटा, तो इस कटे हुए भाग में बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र रहेंगे,
और इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु वगैरह अंदर जाकर के वापस पौधे को रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने काटा रोगग्रस्त भाग को, यहाँ पर काट करके यहाँ पर जो ब्रोडो मिश्रण का 1% जो अपन ने घोल बनाया, इस घोल का लेप कर देंगे या छिड़काव कर देंगे, जिससे क्या होंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ से बंद हो जाएगा और कोई भी जो बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह है वो अंदर नहीं जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या काम करेंगे अपन, नेक्स्ट अपन काम करेंगे यानी कि जो पौधा रोपण के लिए अपन जो पौधे लेके आ रहे हैं, जब अपन पौधे लगाते हैं उद्यान में, छोटे पौधे अपन लगाते हैं, तब अपन क्या करें, अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस नर्सरी से अपन पौधे लेके आ रहे हैं तो वो पौधे क्या होने चाहिए, पौधे रोग रहित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रोग रहित, व जो रूट स्टॉक या साइन स्टॉक का प्रयोग कर रहे हो वह स्टॉक रोग रहित पौधों व स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहां पर अपन क्या करेंगे, रोग रहित पौधे और जो रूट स्टॉक है या साइन स्टॉक है उसका अपन प्रयोग करते हैं। अच्छा, दो शब्द में बोल रहा हूं, रूट स्टॉक, एक होता है रूट स्टॉक, एक होता है रूट स्टॉक, एक होता है साइन स्टॉक। साइन स्टॉक, ये दोनों चीज क्या होती है, ठीक है। रूट स्टॉक यानी कि ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं, यहाँ पर ये पौधा है, ठीक है। अब ये जब छोटा पौधा होता है तो इसका जो नीचे वाला जो भाग होता है ये वाला है ना, इसको अपन ऊपर वाले भाग को काट दिया, नीचे वाला ये भाग बचा, ये भाग वाला भाग जो होगा इसको तो अपन कहेंगे रूट स्टॉक यानी जड़ वाला भाग, मूल ग्रंथ, है ना। और जो ऊपर वाला कलिका शाखा होती है इसको अपन बोलते हैं साइन स्टॉक, है ना, जिसको अपन क्या करते हैं, जब कलमी पौधे अपन बनाते हैं तो ये साइन स्टॉक का अपन प्रयोग करते हैं, रूट स्टॉक का अपन प्रयोग करते हैं। जो उन्नत नस्ल के पौधे होते हैं जो है ना, उसके अंदर अपन इसको ला करके लगा देते हैं। और इस चीज को अपन बिल्कुल एकदम इतने शानदार तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपन प्रवर्धन पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो गड्ढे अपन खोदते हैं, गड्ढे खोदते समय अपन क्या करेंगे, धूप यानी गर्मी के दिनों में अपन गड्ढे खोद करके तैयार कर लेना चाहिए। जो गड्ढे हैं वो कब तैयार अपन को करने चाहिए, गड्ढे गर्मी के दिनों में तैयार कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि गड्ढा है, जब अपने नींबू के लिए अपन ने गड्ढा खोदा और उसको अपन गर्मी के दिनों में अपन खोद करके तैयार कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह है वो सारे के सारे धूप की वजह से मर जाएंगे और अपनी जो फसल है वो रोग रहित होने से, मतलब रोग ग्रसित होने से बच जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो नर्सरी है, जो जिस नर्सरी से अपन पौधे लेके आ रहे हैं, छोटे पौधे लेके आ रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, जो नर्सरी है वो ऊंचे स्थान पर बनी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे ये वाला भाग है, इस भाग की तुलना में ये नीचा भाग है, यहाँ से अगर यहाँ कोई भी बारिश हो रही है तो यहाँ का पानी तुरंत यहाँ आकर के भर जाएगा। अब इस नर्सरी में पानी भर जाएगा तो इसमें बहुत सारे जितने भी रोग होंगे वो सब आकर के इसमें लगेंगे। तो आप इस नर्सरी से अगर आप पौधे लेके आ रहे हैं तो आपके जो फल वृक्ष बनेंगे उनमें भी रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जो नर्सरी आप बना रहे हो, नर्सरी कैसे होनी चाहिए, नर्सरी ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए, नर्सरी ऊंचे स्थानों पर होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये हो गए अपने सस्य प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट बात अपन करते हैं जैविक प्रबंधन की। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे नंबर 2 जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन, ठीक है। जैविक प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो जैविक प्रबंधन में अपन क्या करेंगे, जो इस रोग की अर्थात जो नींबू का जो कैंकर रोग है उसकी जो रोग प्रतिरोधक किस्में हैं, रोग प्रतिरोधक किस्मों का प्रयोग अपन को करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक या रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे
जैसे कौन कौन सी, जैसे कागजी नींबू, जैसे कागजी नींबू इसकी किस्म है कागजी नींबू SN2, शंकर 2, शंकर 4 आदि। क्या करना चाहिए जैविक प्रबंधन में? जैविक प्रबंधन में अपन को क्या करना है, जैविक प्रबंधन में अपन को रोग प्रतिरोधक किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। और जो नींबू के कैंकर की जो रोग प्रतिरोधक किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? कागजी नींबू SN2, शंकर 2, शंकर 4 आदि इसकी रोग प्रतिरोधक किस्में हैं, तो इनका प्रयोग अपन को करना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा प्रबंधन, और तीसरा प्रबंध है रासायनिक प्रबंधन। कौन सा? रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में क्या है कि अपन ने सस्य प्रबंधन भी अपन ने कर लिया, कंट्रोल में नहीं आया, जैविक प्रबंधन भी अपन ने कर लिया, फिर भी कंट्रोल में नहीं आया रोग, तो अपन को लास्ट में अपन को हथियार एक ही बचेगा कि अपन को रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके उसका कंट्रोल अपन को करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रोग है उसका अपन को रासायनिक प्रबंधन अपन को करना है। तो रासायनिक प्रबंधन के अपन क्या करेंगे, पौधों पर अपन जो प्रोडो मिश्रण है, प्रोडो मिश्रण, ठीक है, पौधों पर अपन क्या करेंगे, पौधों पर प्रोडो मिश्रण, प्रोडो मिश्रण 1% व लाइम सल्फर व लाइम सल्फर 0.2% है ना, 2% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घोल बनाकर उसका छिड़काव है वो अपन को करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कितना? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं इनको मिटा करके, चलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट अपन का क्या काम करेंगे, अपन ने पहला किया, अपन ने क्या, पौधों पर ब्रोडो मिश्रण 1% और लाइम सल्फर 0.2% का अपन ने घोल बनाया, घोल बना करके उसका स्प्रे अपन ने पौधों पर कर दिया, तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन काम करेंगे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का 500 ppm प्रति जैविक का अपन प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर अपन इसका छिड़काव करते रहेंगे, तो रोग है ये कंट्रोल में रहेगा। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm का प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर अपन क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm का घोल बनाएंगे और घोल बना करके 15 दिन के अंतराल पर अपन इसका स्प्रे करते जाएंगे, छिड़काव करते जाएंगे, तो क्या होगा, इस रोग के अगर कोई जीवाणु भी अगर वापस दोबारा फैल रहे होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से ये आज अपन ने पढ़ लिया है पूरा नींबू का कैंकर रोग, है ना। नींबू का कैंकर रोग का इंट्रोडक्शन अपन ने पहले पढ़ा, फिर अपन ने लक्षण पढ़ा, फिर रोगजनक पढ़ा, फिर रोग चक्र पढ़ा, और उसके बाद में अपन इसका रोग प्रबंधन अपन ने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और इसके अगर आप सभी इसके बने हुए नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें हाई लिख करके भेज दीजिएगा, तो उस पर आपको इसके जो नोट्स है वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, और हमारा जो चैनल है उसको आप लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू सो मच।